ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पे वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, वेस्पर। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, रिपल्शन ऑर्डर सबसे पहले मैं बताऊंगा। रिपल्शन ऑर्डर बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब कि अगर कोई एक एटम है ए कनेक्टेड है बी से, ए के पास भी लोन पेयर है, बी के पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा। फिर बात करते हैं लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर रिपल्शन की, यानी कि अगर कोई एटम है ए और वो जुड़ा है बी से, ए के पास लोन पेयर है, ये कहानी हो जाएगी। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड पेयर का रिपल्शन आ जाता है लाइक दिस, ए कनेक्टिविटी बी। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, आपको याद रखना है। एक छोटा सा नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या कि लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर, ठीक है, एटम ए जिसके पास लोन पेयर है और सिंगल बॉन्ड पेयर, यहां पर अगर मैं रिपल्शन देखूं ऑलमोस्ट नियर बाय इक्वल टू होता है। कब? कि अगर कोई एटम है जो कि डबल बॉन्ड कनेक्टिविटी से है, ठीक है, डबल बॉन्ड पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर वाली कनेक्टिविटी है लाइक दिस, इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल मुझे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रही मेरी बात? लाइक दिस, इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। पिछली स्लाइड पे आ जाए, ठीक है, पिछली स्लाइड पे आ जाएंगे तो और अच्छे से दिखा दूंगा मैं आपको। लाइक दिस कि यहां पर कुछ जुड़ा हुआ है, लाइक दिस यहां कुछ जुड़ा हुआ है, लाइक दिस यहां कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब इस तरीके का कोई कंपाउंड है, तो आपको यही चीजें देखनी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर की रिपल्शन नियर बाय इक्वल टू होती है डबल बॉन्ड पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर की। एक्चुअल में बात यह होती है कि लोन पेयर जो होता है एंड डबल बॉन्ड रिलेटिव होते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ के होते हैं। ठीक है, बेसिकली लोन पेयर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड से या फिर लोन पेयर के डोनेशन से या लोन पेयर के अकॉर्डिंग हम लोग एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि डबल बॉन्ड में कंसीडर होता है बाद में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, जस्ट सपोज के ये कोई एटम है ए, दिस इज योर सेंट्रल एटम, से जुड़े हुए हैं बी, सी, डी, ई, ठीक है, एफ और जी। अब ये जो सराउंडिंग एटम्स हैं, अगर इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, सो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये जो B है, C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है, इनकी अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हुई, आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, ऐसी चीजें फिर हमें देखनी पड़ जाती हैं। कौन कम हो रहा है, कौन ज्यादा हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल पे भी डिफ्लेक्शन आ जाता है। इसे हम पढ़ेंगे बेंट रूल के अंदर और अच्छे से फुल डिटेल में। ठीक है, तो यहां पर अब सबसे पहले आपको एक थियोरेटिकल लैंग्वेज में सब कुछ समझाया जाएगा कि सेंट्रल एटम को सेम रखो, मतलब सेंट्रल एटम को मत छेड़ो। दिस इज ए सेंट्रल एटम, कीपिंग द सेंट्रल एटम सेम। ठीक है, जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, तो सेंट्रल एटम के पास क्या है? लोन पेयर। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, जस्ट सपोज ए जुड़ा हुआ है बी से लाइक दिस, ठीक है, और बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज है। मान के चलो कि ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.0 थी और बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 है। ठीक है, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 है। ये एक हम लोग मान के चल रहे हैं, अजम्पशन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड एंगल को एक्चुअल में कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा?
लेस देन 180 डिग्री। अब हमें नहीं पता कि लेस देन में ये कितना जाएगा। बॉन्ड एंगल बिटवीन बी ए एंड बी ये कितना हो जाएगा, लेस देन 180 डिग्री हो जाएगा अगर एटम बी की, जो कि सराउंडिंग एटम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है तो, और वो भी कब, जब ए के पास भी लोन पेयर होगा तब। ठीक है, पहले 180 डिग्री होना चाहिए था। जस्ट सपोज अगर मान के चलो कि कोई एटम है बी ए बी, अभी भी बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम है, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम है, लेकिन ए के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, ए के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल क्या कह सकते थे, 180 डिग्री कह सकते थे। लेकिन जैसे ही लोन पेयर आ जाएगा आपका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट मार देगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। ये जो फैक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर बैक बॉन्डिंग के केसेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, प्रोवाइड नो अदर फैक्टर प्ले डोमिनेंट रोल लाइक साइज एंड बैक बॉन्डिंग, तो ये हम बाद में देखेंगे इस चीज के बारे में। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर रहे हैं। पहला मॉलिक्यूल है आपके पास क्या, अमोनिया NH3 जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। दूसरा मॉलिक्यूल है NF3 जिसपे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। यहां पे अगर मैं देखूं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 4.0। ठीक है, और इधर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखी जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 3.0, ये भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.0, ये 2.1, ये 4.0। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है फ्लोरीन और हाइड्रोजन में, फ्लोरीन है। ठीक है, ऊपर से नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो अब यहां पे बॉन्ड एंगल देखा जाए, ये बॉन्ड एंगल कितना दिखाई देगा, ये होता था आपका 107 डिग्री का, लेकिन अब यहां क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा और 102 डिग्री 5 मिनट का हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड एंगल यहां 107 डिग्री है, वहीं फ्लोरीन के आ जाने से सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो गई और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा कुछ पैरामीटर से। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया फ्रेश टॉपिक। ओके, एंड द टॉपिक इज फैजान रूल। समझ में आ रही मेरी बात आप लोगों को। फैजान रूल अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहां पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आप लोगों ने आयनिक कंपाउंड का नाम बहुत बढ़िया तरीके से सुन रखा होगा। किस कंपाउंड का नाम, आयनिक कंपाउंड। ओके, आयनिक कंपाउंड के लिए दो मेजर चीजें आप लोगों को एनालाइज करनी होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज योर गाइस कैटायन एंड सेकेंड वन इज योर गाइस एनायन। समझ में आ रही मेरी बात। आप लोगों को कैटायन और एनायन ये दो चीजें एनालाइज करनी होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। ये जो आप कैटायन और एनायन देख रहे हैं, ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच ऐसी कौन सी फोर्स लगती है जिससे आयनिक कंपाउंड क्रिएट होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। ठीक है, कैटायन और एनायन आप जानते हैं कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सो गाइस, कैटायन और एनायन के बीच आप ये सोच सकते हैं कि यहां एक तरीके की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। ठीक है, क्या लगती है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयनिक बॉन्ड कैन फॉर्म। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं इसी के नीचे, आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। आप जिस कैटायन को एट प्रेजेंट स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कैटायन कहां से आया। नेचर में कैटायंस डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करते हैं और ना ही एनायन डायरेक्टली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हम एक नॉर्मल एलिमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं कैटायन और एनायन में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आप लोगों को शायद पीरियोडिसिटी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी, आप लोगों को पता होगा गाइस, ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी गैसियस एलिमेंट को
हम लोग कैटायन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जस्ट सपोज हमारे पास एक पर्टिकुलर गैसियस एलिमेंट है A, ओके। नाउ गाइस, इस गैसियस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एक लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यानी कि वैलेंस शेल हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन and that can be removed easily through minimum required energy. Okay, आप लोगों ने यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और आपने यहां पर एक कैटायन क्रिएट किया। समझ में आ रही मेरी बात? आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं। That required amount of minimum energy by which an isolated gaseous element can donate its electron from its outermost shell, which is available in most loosely bounded condition. Okay? और शायद आप लोगों को एनायन की कहानी भी मैंने एकदम क्रिएट करके दिखाई थी जब पीरियोडिसिटी पढ़ाया था। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ड्यू टू, गाइस सुनना मेरी बात, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जस्ट सपोज यू आर हैविंग अ गैसियस एलिमेंट लाइक B and it wants to take electron, that means what, it is having a higher electron negativity and it is showing that electron can be attracted, ठीक है, but that is different thing, that is the different property of electron negativity. Electron affinity means what, directly इलेक्ट्रॉन गेन करना, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? दैट एब्सॉर्ब्ड और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच अ गैसियस एलिमेंट कैन अकोमोडेट एन इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स वैलेंस शेल। ओके, सो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। तो ये आपके लिए एक एनायनिक कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है डेफिनेटली, ठीक है। यहां पर हमारी कहानी एकदम क्लियर है कि हमें आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैटायन और एनायन को अच्छे से एनालाइज करना होगा। देन द मेन थिंग इज दैट कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है, ऑब्वियसली उसमें कहीं ना कहीं कोवैलेंट कैरेक्टर जरूर अवेलेबल होता है। तो हम लोग फैजान रूल के करस्पॉन्डिंग इसी कोवैलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर के परसेंटेज को एनालाइज करते हैं। ओके, आपकी स्क्रीन के सामने बेसिक अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि नो कंपाउंड, नो आयनिक कंपाउंड इज परफेक्ट आयनिक। कोई भी आयनिक कंपाउंड परफेक्ट आयनिक कंपाउंड नहीं होता है। दे पोजेसेस सम अमाउंट ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है, टू सर्टेन एक्सटेंट, एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय फैजान रूल। इसे हम लोग फैजान रूल से इजिली समझेंगे। नाउ द मेन थिंग इज व्हाट, व्हेन मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेट दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, थोड़ा प्रीवियस स्लाइड पे वापस आएंगे, ठीक है, इससे भी पहले वाली। हम जो यहां पर देखने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ए आप लोग देखना चाहते हैं ये एक्चुअली होता क्या है, मेटल, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है। और ये जो बी आप देख रहे हैं, बेसिकली कह रहा हूं जनरल केस, बी को आप नॉन मेटल कंसीडर कर सकते हैं। क्या कंसीडर कर सकते हैं? नॉन मेटल। क्योंकि क्या होता है, कई बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हम मेटल में भी देख सकते हैं, ठीक है, कई बार, ठीक है, बट इन रेयर केस। लेकिन मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। अब यहां मेरी बात अच्छे से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट मैं ये इंडिकेट करना चाहता हूं कि जब मेटल ने आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था तो मेटल ने अपने आप को कैटायन में कन्वर्ट किया था। ओके, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। ओके, अब यही इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है यहां पे? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है कहां पे?
पर्टिकुलर नॉन मेटल में, ठीक है, पर्टिकुलर नॉन मेटल में। तो गाइस फाइनली हमें क्या दिखाई देगा कि नॉन मेटल जो है एनायनिक फॉर्म में अवेलेबल है। समझ में आ रही मेरी बात? मेटल को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट आपको देखना चाहिए। ये सब गैसियस स्टेट वाली सिचुएशन है। ओके, सो मेटल ने जिस इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसी इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल ने गेन किया। यानी कि कंडीशन ये कहती है कि मेटल से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नॉन मेटल के अंदर एंट्री कर रहा है। ठीक है, मेटल से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल के अंदर एंट्री कर रहा है और सीधी सिंपल सी बात है, कैटायनिक फॉर्म में मेटल कन्वर्ट हो जा रहा है, एनायनिक फॉर्म में नॉन मेटल कन्वर्ट हो जा रहा है। दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्जर्वेबल रहेगा, जिससे फाइनली हमें यह पता लगेगा कि एक आयनिक कंपाउंड तैयार हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? आयनिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये आपका है एक आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो गाइस, व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, देन वी हैव अ कॉमन सेंस, and that is what metal loses the electron and non metal gain। जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसी इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल गेन कर रहा है। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट मेटल कन्वर्ट हो रहा है कैटायन में, और कॉमन सेंस की बात है, मेटल का जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है? स्मॉलर साइज। यानी कि अगर मैं यहां पर आप लोगों को शॉर्ट में समझाऊं, ठीक है, अगर ये मेटल नॉर्मल था, इससे मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला था, और जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ये मेरा कैटायनिक पार्ट बन चुका है। अगर मैं यहां पर एटॉमिक साइज का ऑर्डर देखूं, ठीक है, किसका ऑर्डर देखूं? यहां पे एटॉमिक साइज का ऑर्डर देखूं तो मेरा नॉर्मल मेटल ज्यादा बड़ा है मेरे कैटायनिक मेटल से। यानी कि कैटायन सिचुएशन में मेटल का साइज स्मॉलर हो जाता है। यह बात मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? नाउ गाइस, ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या देखने को मिलेगा? Z इफेक्टिव जो है, Z इफेक्टिव हायर हो जाएगा, और उसका वाइस वर्सा भी सही है। ठीक है, Z इफेक्टिव आपको बता ही दिया गया था क्या होता है। ठीक है, साइज क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को कैटायनिक फॉर्मेट में लेकर आ रहा है, सो हेंस द साइज ऑफ मेटल कैटायन विल गेट श्रिंक। ठीक है, Z इफेक्टिव बिकेम हायर एंड इट्स वाइस वर्सा आल्सो ट्रू। नाउ द फोकस ऑन दिस पॉइंट, क्या लिखा है? फॉर एनायन ड्यू टू दिस कैटायन। एनायन मीन्स व्हाट गाइस? ये आपके पास है अवेलेबल एनायन किसका? नॉन मेटल का। ठीक है, एंड ये है आपके पास मेटल का कैटायन। ठीक है, सो फॉर एनायन यानी कि नॉन मेटल के लिए, ड्यू टू दिस कैटायन बिगेस्ट टू अट्रैक्ट द गिवन इलेक्ट्रॉन। यानी कि मेटल जो है अपना डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन रीगेन करना चाहता है। क्या करना चाहता है? मेटल अपना डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन रीगेन करना चाहता है। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे मेटल क्या कर रहा है? री अट्रैक्ट कर रहा है। सीधा सीधा लिख देता हूं मैं यहां पे, री अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। ठीक है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन रीगेन करना चाहता है। क्या करना चाहता है? रीगेन करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी है। सो ड्यू टू दिस कैटायन, ठीक है, बिगेस्ट टू अट्रैक्ट द गिवन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन, एनायन के दिए हुए इलेक्ट्रॉन को वापस से अट्रैक्ट करना चाहता है। हेंस द चार्ज मैग्नीट्यूड, a cation and anion get lower। यानी कि अगर इसने वापस से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो मेटल हो जाएगा नॉर्मल सिचुएशन वाला, और नॉन मेटल भी हो जाएगा क्या? नॉर्मल सिचुएशन वाला। ठीक है,
समझ में आ रही मेरी बात? क्या लिखा है मैंने? ओके, मेटल फिर से नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा, नॉन मेटल फिर से नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा, आयंस या आयनिक कैरेक्टर रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये कहानी यहां पे आपको समझाई गई है। नाउ द फोकस ऑन दिस पॉइंट। सो स्ट्रक्चर ऑफ एनायन गेट डिस्टॉर्टेड because its anionic character is getting reducing. Okay, so this result in entry a covalent character in ionic compound. So ऐसी सिचुएशन में हमें यह लगता है कि इलेक्ट्रॉन जिगजैग मार रहा है। मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जिगजैग मार रहा है कि इधर पहले डोनेट किया फिर इधर आया फिर डोनेट किया। मतलब कि मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच दिखाता हूं। क्या दिखाऊंगा बेटा? स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, थ्रू कॉमन सेंस। मैं कहना चाहता हूं कि ये रहा मेटल और ये रहा नॉन मेटल। पहले इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन ले लो। अगर मैं साइकिल को कंटिन्यू दिखाऊं तो मेरे को ये एहसास होगा, अगर मैं साइकिल को कंटिन्यूअसली दिखाऊं तो मुझे ये एहसास होगा कि ये बस घूम रहा है, घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है। सीधी सिंपल सी बात है, मेटल इज कनेक्टेड विथ नॉन मेटल विदाउट एनी आयनिक कैरेक्टर। ऐसा मुझे कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। तो ये जो अब चीज मैंने यहां पर लिखी है गाइस, यहां कहीं पर हमें कोवेलेंट कैरेक्टर का थोड़ा सा मिनिमम सा क्या होता है, एहसास होता है। ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात? कोवेलेंट कैरेक्टर हम लोग यहां पर अब देख सकते हैं। सो अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट मैंने आपको क्लियर कट कर दी हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे डिटरमाइन करना है, ठीक है, वॉट एवर, तो अब हम लोगों को पूरी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हैं। ठीक है, जस्ट सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। ठीक है, जस्ट सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और वो एग्जांपल मेरा ये है। ओके, आपसे कह रहे हैं कि भाई आपके पास है AlCl3। मैं कंपेयर करूंगा दो मॉलिक्यूल्स को, और एक है आपके पास AlF3। ठीक है, AlCl3 और AlF3। सो अगर मैं यहां देखूं तो एल्यूमिनियम, सिंपल सी बात है, मेरे पास स्टार्टिंग फेज में था एल्यूमिनियम गैसियस स्टेट में। मैंने पहली बार आयनाइजेशन एनर्जी दी, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मैंने इसे बनाया Al+ इन गैसियस स्टेट। ठीक है, मैं AlF3 की बात बाद में करूंगा, पहले मैं AlCl3 की बात करूंगा। ठीक है, फिर मैंने यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला थ्रू आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड टाइम दी मैंने। ठीक है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। ठीक है, ये हो गया मेरा Al2+। समझ में आ रही मेरी बात? इन गैसियस स्टेट। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे यहां पे थर्ड टाइम, तीसरी बार। तो एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, हम लोगों ने बनाया यहां पे Al3+ कैटायन इन गैसियस स्टेट। तो एल्यूमिनियम हमारे पास कितनी बार है? 1 टाइम। क्लोरीन कितनी बार है हमारे पास? 3 टाइम्स। यानी कि अगर मैं आपको ऐसा दिखाऊं, ये पहली बार इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कौन? हमारा क्लोरीन गेन कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cl- में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम दूसरे क्लोरीन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रॉन कहां ऐड किया जा रहा है? यही इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है फिर से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जरिए। दिस इज माय Ea2, दिस इज माय Ea1। ओके, ये भी कन्वर्ट हो रहा है Cl- में। ठीक है, गैसियस सिचुएशन अवेलेबल है, गैसियस सिचुएशन अवेलेबल है। ठीक है, फिर ये मेरा थर्ड टाइम तीसरे क्लोरीन की तरफ आगे बढ़ता हूं, फिर से मेरा एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3। सो क्लोरीन फिर से एक एनायनिक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो कैटायंस की कहानी
आपको पता लग गई, क्लोरीन की कहानी पता लग गई। ठीक है, ये कॉमन सेंस है, एक बार का एल्यूमिनियम और 3 बार के क्लोरीन्स। ठीक है, सो अभी के लिए मैं अगर AlF3 को यहां से रिमूव कर दूं और सिर्फ AlCl3 पर फोकस्ड रहूं तो मैं आपको कैसे समझा सकता हूं, अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। सो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Al3+ में आके क्या हो जाएगा, और क्लोरीन का क्या है भाई, सीधी सिंपल सी बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर मैं बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूं भाई, Al3+, ठीक है, और क्लोरीन माइनस। मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास यहां पर ऑक्टेट पूरा है, यानी कि ये 8 इलेक्ट्रॉन का एक सेट पूरा है और ये 8 इलेक्ट्रॉन का एक सेट पूरा है। ठीक है, Al3+ मोस्ट स्टेबल सिचुएशन बिकॉज ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, एंड Cl- मोस्ट स्टेबल सिचुएशन बिकॉज ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट। सो अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका जो एल्यूमिनियम है इस तरीके से मैं दिखा देता हूं, ये है मेरा क्लोरीन, ये मेरा सेकंड क्लोरीन और दिस वन इज माय थर्ड क्लोरीन। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसमें आपको एक कॉमन सेंस दिखाऊंगा, इसमें मैं आपको कोवेलेंट कैरेक्टर यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बना के दिखाऊंगा, फिर हम इसमें आयनिक कैरेक्टर के बारे में भी बात करेंगे। भाई हमें पता है सबसे पहले कि क्लोरीन हैविंग हाउ मच इलेक्ट्रॉन, 7। ठीक है, इन इट्स आउटर शेल। तो ये कहानी है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम के एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग यहां पर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो क्लोरीन का हो गया ऑक्टेट पूरा, है ना। कुछ बच्चे ये कहेंगे सर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाए तो ऑक्टेट हो जाएगा पूरा, किसका, क्लोरीन का। ठीक है, और वहीं अगर दूसरी तरफ मैं इस तरीके से इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊं तो आप क्या कहोगे, सर एल्यूमिनियम का भी आप कहीं ना कहीं ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो पा रहा है क्या। भाई एल्यूमिनियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर मैं आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा 3s2 3p1। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल का 3p1। ओके, यानी कि एल्यूमिनियम के 3s में आ जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन, ये 2 तो आ गए 3s में और 3p में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है ग्राउंड स्टेट का। एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखेंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हम लोग 3py में भेज देंगे। ठीक है, सो अब यहां पर अवेलेबल है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3s में और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 3px में, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 3py में और 3pz खाली। ठीक है, अब यहां पर 3 क्लोरीन आ रहे हैं। सुनना मेरी बात क्या हो रहा है, अगर आप सिर्फ कोवेलेंट की बात कर रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं AlCl3 8 इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है, यानी कि AlCl3 एक क्या है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, AlCl3 क्या है, एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, अब ये आपने कोवेलेंट के अकॉर्डिंग देख लिया, लेकिन अगर मैं वहीं इसको आयनिक के अकॉर्डिंग देखूं, मैं यहां लिख देता हूं दिस इज अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट नेचर या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसी को जरा आयनिक के अकॉर्डिंग देख लिया जाए। भाई मेरे पास है एल्यूमिनियम, मेरे पास है क्लोरीन, मेरे पास है क्लोरीन, मेरे पास है क्लोरीन। ठीक है, एल्यूमिनियम ने 1 इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर दिया, क्लोरीन का ऑक्टेट हो गया पूरा। ठीक है,
एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर दिया, क्लोरीन का ऑक्टेट हो गया पूरा, ठीक है। एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर दिया, क्लोरीन का ऑक्टेट हो गया पूरा। एल्यूमिनियम आ चुका है 3+ आयन की सिचुएशन में, अब एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट हो गया पूरा। तो अब कोवेलेंट के अकॉर्डिंग और आयनिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब मेरे पास दो वैरायटी है AlCl3 को एक्सप्लेन करने की। फर्स्ट वैरायटी थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड सेकंड वैरायटी थ्रू आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम लोग क्या करें, हम किस बॉन्ड फॉर्मेशन को सही मानेंगे, किसे गलत मानेंगे, या फिर दोनों को सही माने या दोनों को गलत माने, या फिर किसी एक को थोड़ा सही या किसी एक को ज्यादा सही। तो हमारे पास 3 डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट है। अब यहीं से शुरुआत होती है फैजान रूल के करस्पॉन्डिंग आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर को जज करने की। समझ में आ रही है मेरी बात? आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर को जज करने की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे जज करते हैं। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों उसके लिए, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, एंड फॉर्मूला क्या है, 16 मल्टीप्लाइड बाई एलिमेंट ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी माइनस एलिमेंट बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाई एलिमेंट ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी माइनस एलिमेंट बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मोड का स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसमें 2 केस मैं आपको दिखा सकता हूं। फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस ये कहता है इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी का मोड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1 है, देन योर बॉन्ड इज आयनिक, देन बॉन्ड इज आयनिक, ठीक है। और केस 2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बी इज लेस देन 1.7, ठीक है, देन बॉन्ड इज कोवेलेंट, then bond is कोवेलेंट। समझ में आ रही मेरी बात? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको देखना था। अब AlCl3 में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आपको निकालना है, ओके। AlCl3 में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालना है मैं आपको हिंट देता हूं, सॉल्व आप लोग करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा इसे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहां सुनिएगा मेरी बात, जस्ट अ मिनट, आगे आ गए क्या ज्यादा, ठीक है। पिछली स्लाइड कौन सी थी और आगे आ गए क्या, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसके बाद हाँ अब आते हैं भाई अपन AlCl3 पर। भाई हमने ये लिया था AlCl3, यही था, जज करना है कि कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है। तो अगर आप परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना चाहते हैं इन AlCl3, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम पता होना चाहिए, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गए? ये क्या है आपका XA, ये क्या है आपका XB, ठीक है।
Put the values in formula, you will get the answer. Put the values in percentage of ionic character formula. ठीक है, इसे आप मेरी तरफ से अपने लिए होमवर्क समझिएगा, क्योंकि अब इतना तो करके नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ये बात आ गई आपके परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जज करने की। सिमिलरली और भी होमवर्क दे सकता हूं मैं आप लोगों को, अगली स्लाइड पे ले जाऊं या फिर यहीं पर मैं आपको और भी होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, आपको इसे ही सॉल्व करना है भाई। पहला है HCl के अंदर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर देख लेना। ठीक है, लिख देता हूं क्या करना है आपको। फाइंड दी परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अच्छा, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर में अगर मान के चलिए 25% आपका आंसर आता है, ठीक है, आउट ऑफ 100%, अगर मान के चलिए इन केस AlCl3 आपका आंसर आ जाता है कि 25% आयनिक कैरेक्टर अवेलेबल है, दैट मींस व्हाट, 75% कोवेलेंट कैरेक्टर अवेलेबल है। इसका मतलब AlCl3 क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। अदरवाइज मान के चलिए कि HCl है, फॉर द एग्जांपल HCl, ठीक है, मैं एक समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूं। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर अगर इसके अंदर आ जाता है आपका 65, ठीक है, और 35 रिमेनिंग क्या हो जाता है, कोवेलेंट, तो HCl क्या बन जाएगा फिर, आयनिक। ठीक है, तो मैं इस तरीके से रेफरेंस दे रहा हूं, बट जो मैं बोल रहा हूं वो थोड़ी सच है, आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, AlCl3 के जैसा ही मैं AlF3 भी ले लेता हूं, ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे कोई भी एक आयनिक कंपाउंड ले लेता हूं मैं, जस्ट सपोज मैं HF ले लेता हूं इस बार। ठीक है, HF ले लीजिए। ये तीन आप एज अ होमवर्क समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैजान रूल के और अच्छे से एक्सप्लेनेशन को। एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट गाइस, हम लोग उसका एप्लीकेशन देखेंगे थ्रू पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर को हम लोग कहते हैं फाई। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है पोलराइजिंग पावर का, फाई से दिखाते हैं फैजान रूल के अंदर। सबसे पहले तो एक कॉमन सेंस में आपको बता देता हूं। कॉमन सेंस, पोलराइजिंग पावर मतलब आपको आयन्स की क्या देखनी होगी, या आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होगा आपको। ठीक है, पोलराइजिंग पावर मतलब मैं सीधे सीधे आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं। सो सबसे पहली बात यह है कि आपका जो कैटायन है भाई, आपके पास जो कैटायन है, ठीक है, आपके पास जो कैटायन है, लाइक दिस, टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनायन, यानी कि वो किससे, भाई आपके पास था मेटल कैटायन, एक तरफ है आपके पास एनायन, ठीक है, यानी कि नॉन मेटल। ये कैटायन क्या करना चाहता है, टेंडेंसी शो करना चाहता है। कौन सी टेंडेंसी, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनायन, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास वापस अट्रैक्ट करना चाहता है, टू री अट्रैक्ट। ठीक है, टू री अट्रैक्ट। अब मैं आपको बताता हूं ये री अट्रैक्शन कब कब आप देख सकते हैं, कंडीशंस क्या हैं। अगर आपके कैटायन का साइज बहुत कम है तो टेंडेंसी टू री अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। जस्ट सपोज मेरे पास अवेलेबल है, यहां पर ले लीजिएगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। मेरे पास है Al+, मेरे पास है Al2+, मेरे पास है Al3+। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा कैटायन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है। अगर मैं साइज का ऑर्डर बताऊं तो सबसे बड़ा साइज इसका है, देन इसका है। ये क्या है भैया, आपके ऑर्डर ऑफ साइज। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा, भाई ये Al+ से ज्यादा हो जाएगी Al2+ की, Al2+ से ज्यादा हो जाएगी Al3+ की,
ये क्या है? ऑर्डर टू रीअट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या? एक कॉमन सेंस वाला आइडिया। ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन, कैटायन का पॉजिटिव चार्ज भी हमें देखना होता है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी। ठीक है, देन थर्ड आइडिया, इन कैटायन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मतलब कि डी और एफ ब्लॉक के जो कैटायंस हैं इलेक्ट्रॉन उसमें आपको देखने होते हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, कैडमियम हो गया, लेड हो गया। ठीक है, ये हो गया सीरियम एक्सेट्रा। तो ये वो कैटायंस हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा नजर आएगी। समझ में आ रही मेरी बात? इसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को वापस अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी शो करना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फैजान रूल के नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, एंड दैट इज व्हाट, दिस इज योर पोलराइजेबिलिटी। जस्ट अ मिनट, ये क्या है बेटा? आपका पोलराइजेबिलिटी है। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करने का एक सिग्नेचर है, दैट इज पीजेड। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है मैं आपको अच्छे से बताता हूं। पोलराइजिंग पावर तो आपने देख लिया। पोलराइजेबिलिटी का मतलब यह होता है कि भाई जो नॉन मेटल है, कौन? जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी दिखा रहा है, रीडोनेट। रीडोनेट टू, समझ में आ रही मेरी बात? रीडोनेट या फिर वापस भेजना चाहता है, रीडोनेट टूवर्ड्स टू कैटायन। ठीक है, यानी कि मेटल के पास वापस भेजना चाहता है। तो इसी पावर को हम लोग देखेंगे पोलराइजेबिलिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंडेंसी की, यानी कि टेंडेंसी ऑफ एनायन। आपके पास अवेलेबल क्या है बच्चों? एनायन। ठीक है, एनायन मतलब सीधी सिंपल सी बात है भाई, नॉन मेटल की मैं बात कर रहा हूं। अब नॉन मेटल यानी कि एनायन की टेंडेंसी क्या है? टू गिव बैक इलेक्ट्रॉन, वापस भेजने की। ठीक है, गिव बैक, गिव बैक टू दी मेटल कैटायन। ठीक है, ये टेंडेंसी है। ये क्या है? टेंडेंसी। अब जितना ज्यादा एनायन का साइज होगा, पहली सिचुएशन ये है, जितना ज्यादा एनायन का साइज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होगी रीडोनेट करने की या फिर गिव बैक कंडीशन की। तो मैं यहां समझाता हूं। जस्ट सपोज मेरे पास अवेलेबल है N3 माइनस, मेरे पास अवेलेबल है N2 माइनस, मेरे पास अवेलेबल है N माइनस। अगर मैं ऑर्डर ऑफ साइज देखूं, ऑर्डर ऑफ साइज देखूं तो N3 माइनस का साइज ज्यादा है N2 माइनस से, और N2 माइनस का साइज ज्यादा है N माइनस से। लेकिन जितने ज्यादा आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जितना ज्यादा एनायनिक साइज रहेगा उतनी आप अच्छी टेंडेंसी शो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। अगर मैं बात करूं N3 माइनस, N2 माइनस और N माइनस में क्या ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव बैक, तो कौन दे सकता है इलेक्ट्रॉन सबसे बेटर गिव बैक की सिचुएशन में? अगर ये मैं N-1 इसको दिखाऊं, अच्छे से सुनना मेरी बात। ऑर्डर ऑफ साइज सबसे ज्यादा किसका? N3 माइनस का ही ज्यादा। तो जितना ज्यादा एनायनिक साइज उतनी ज्यादा एनायनिक इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी। ठीक है, पिछले में क्या था? पिछले में लेके चलता हूं जरा, कहां गया? साइज के मामले में सबसे बड़ा कौन था? Al प्लस था। सबसे छोटा कौन था? Al3 प्लस था। ठीक है, यहां पे आपको आई थिंक सब कुछ समझ आ गया होगा। लेकिन वहां सिचुएशन दूसरी है। सिचुएशन ये कहती है कि जितना ज्यादा साइज होगा उतनी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होगी गिव बैक की। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होगी, 3 माइनस, 2 माइनस और 1 माइनस। तो ये आपकी सिचुएशन है, ये है आपकी पोलराइजेबिलिटी का पूरा एक ओवरऑल कंसेप्ट। समझ गए? तो फैजान रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपाउंड को जज कर सकते हैं
आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर की एनालिसिस